अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत से लोग जानते हैं कि सर आप एक इंतहाई कामयाब फ़ोटोग्राफ़र हैं। तो आपका ये मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि आपने मुझे टाइम दिया और इतना वेट भी किया। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। शुक्रिया। अ, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो बहुत से लोग मतलब हम लोग जानते हैं कि आप एक कामयाब फ़ोटोग्राफ़र हैं, उसके अलावा आप यूएन के लिए भी काम कर रहे हैं और आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं और इंटरनेशनल काफ़ी कंपनीज़ के साथ भी प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन है आपकी जर्नी के बारे में कि वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज अ फोटोग्राफर और जो आप ट्रेडिशनल जॉब्स कर रहे थे उसके बाद एक फोटोग्राफर में आपका जो मतलब आप आए इस फील्ड में वो किस तरह है और किस तरह मतलब ये सफर रहा कौन से चैलेंजेस थे। अच्छा, ये ऐसे ही जर्नी जो स्टार्ट हुई है फ़ोटोग्राफ़ी की, वो कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं फ़ोटोग्राफ़र बन जाऊँगा। ना ही इस तरह मेरा रुझान था कोई। मेरा असल में शौक तो ट्रैवलिंग का था। बहुत अर्ली एज में मैंने ट्रैवल करना शुरू किया पाकिस्तान के नॉर्थ को। फिर ट्रैवलिंग में मुझे एक चीज़ की कमी महसूस होती थी कि मैं जब वापस आ जाता था तो मैं जब दोस्तों को बताता था, वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे कि कोई ऐसे खूबसूरत इलाके या वैलीज़ या वाटरफॉल पाकिस्तान में हैं। वो मैंने ज़िद में कैमरा लिया पहली दफ़ा, सिर्फ़ इसलिए कि अब मैं जाऊँगा तो कैप्चर करके लाऊँगा, इनको दिखाऊँगा कि यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये हैं ऐसे। क्योंकि जब वहाँ पे आप ब्लॉसम सीज़न में जाते हैं तो दरख्त लदे होते हैं फूलों से, और जब आप यहाँ पे किसी को बताते थे, आज से आप इमेजिन करें बहुत पीछे, ये 2004-5 की बात है, तब लोगों को शुमाली इलाका जात की इतनी सेंस ही नहीं थी, तो वो यकीन ही नहीं करते थे। अच्छा, कैमरा तो इस वजह से हाथ में आया, वो उनको दिखाने की जिद में कि भाई ये देखो ये इलाके ऐसे हैं। उसके साथ जब कैमरा हाथ में आ गया तो फिर शौक हुआ कि यार कोई अच्छी तस्वीर भी आ जाए। मतलब वो बिल्कुल बेकार सी और ऐसी तस्वीरें थी जैसे आप किसी भी लेमैन को कैमरा दे दें और वो टिक 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 करके ले जाए। फिर स्टडी करना शुरू की। उस ज़माने में मैगज़ीन आते थे, यूट्यूब बहुत सुस्त चलता था क्योंकि डायल अप का ज़माना था, उसके डीएसएल अभी आया ही नहीं था, या आया था तो कॉर्पोरेट लेवल पे महंगा बहुत था। तो मैगज़ीन, उससे मैंने स्किल इनहेंस की, तजर्बे किए, बहुत सीखा, पूरी पूरी रातें लगाई नाइट फोटोग्राफी में, डे फोटोग्राफी में। करते करते जब स्किल इनहेंस हुई है ना, तो फिर लोगों ने कुछ तारीफ कर दी और सोने पे सुहागा ये होगा कि दो बंदों ने कह दिया कि यार बहुत अच्छी फोटो है, उससे फिर आपको अप्रिसिएशन मिलती है। अगली दफा मैं इससे अच्छा करके दिखाऊं। हमारी जितनी फोटोग्राफर कम्युनिटी थी ना, मेरा ज़्यादातर काम था लैंडस्केप का, और मेरी कोशिश यही थी कि पाकिस्तानियों को अपना लैंडस्केप अपने ही मुल्क का दिखाऊं कि ये भी पाकिस्तान है। तो जितनी उस जमाने में फोटोग्राफर कम्युनिटी है, जो मेरे सीनियर्स भी हैं, उनकी जानिब से हमारे यहाँ ये एक साइकी है हमारी, वो इतनी अप्रिसिएशन आई नहीं। मतलब वो तबका बिल्कुल खामोश रहा, लेकिन जो आम पब्लिक थी उनको पसंद आ गया और उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दी। चैलेंज इस फील्ड में बहुत थे, कोई आपको सिखाने वाला नहीं मिलता था, कोई एकेडमी नहीं थी। आपने जो भी सीखना था अपने बलबूते पे सीखना था, और बलबूते का एक ही मीडियम था मैगजीन, सोशल मीडिया का नाम नहीं हुआ था। उसमें फिर इनकम मेरी खर्च होती रही। मैं लाहौर नारकली आया करता था स्पेशल आबाई इलाका सियालकोट से, क्योंकि नारकली के फुटपाथ पे पुराने मैगजीन आया करते थे, और उनको उठाना, फोटोग्राफी से मुतल्लिका, और उनको पढ़ना। ये ट्रैवलिंग मांगती है, ये इक्विपमेंट महंगा मांगती है, इक्विपमेंट भी इस वक्त नहीं था इतना, लेकिन अपनी हॉबी को परसू मैं करता रहा कि मेरा शौक जो है या दिल बहला है। साथ साथ जॉब, जॉब से आपने सेविंग करनी है तो फिर इक्विपमेंट लेना है। चैलेंजेस बहुत हैं इस फील्ड में। लेकिन अगर आप कहें कि लोगों ने मुझे ऐसा फोटोग्राफर कब पहचानना शुरू किया, तो मेरा ख्याल है 2008 में मेरी एक तस्वीर नेशनल ज्योग्राफिक ने पब्लिश की, पाकिस्तान के नॉर्थ की। उसकी वजह से कुछ लोगों को आगाही हुई कि यार ये हमारा पाकिस्तान का फोटोग्राफर है और ये कोई चार तस्वीरें अच्छी ले ही लेता है। तो मेरी ज़िंदगी का ऐसा फोटोग्राफर टर्निंग पॉइंट वही बना। और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया, कुछ इक्विपमेंट अपग्रेड किया, तो इस फन में मज़ीद निखार आ गया। तो सफ़र लंबा है, आपके यहाँ पे चीज़ नहीं दिखती। एज़ एन आर्टिस्ट आपकी लोग तारीफ़ करते हैं, एप्रिसिएशन आपको बहुत देते हैं, आपको तालियाँ बहुत मिल जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में मदऊ हो जाते हैं, आपका काम डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन इसमें फ़ाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है। फ़ाइनेंशियल ग्रोथ फ़ोटोग्राफ़ी में सिर्फ़ और सिर्फ़ है इवेंट कवरेज में। वेडिंग, इवेंट, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, उस तरफ मेरा रुझान ही नहीं रहा। मेरा रुझान ही नेचर और पोर्ट्रेट की जानिब था। तो इसमें चैलेंजेस इस हद तक थे कि आपकी जितनी इनकम है उससे आपने सेव करना है और अपने आर्ट पे लगाना है। ठीक है।
तो ये मुश्किल काम था इस सोसाइटी में, कि इस सोसाइटी में कमाना मुश्किल है, फिर उसमें सेविंग बड़ी मुश्किल है, फिर उसमें इक्विपमेंट लेना ये बहुत ही मुश्किल है, और फिर आपको तबका भी ऐसा नहीं मिलता अपनी ही कम्युनिटी में जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है सर, अब मैं इसमें से थोड़े से पॉइंट निकालूंगा कि जब आप ट्रैवलिंग करते थे अब तो यह है कि ट्रैवलिंग इज द न्यू कूल। आप कहीं भी जाएं उसकी एक रील डाल दें तो वो वायरल हो जाती है, थोड़े से बादल आ जाएं आपकी तस्वीर में आ जाए तो वो बहुत अच्छी तस्वीर बन जाती है। आपने ये ट्रैवलिंग क्योंकि उस जमाने में स्टार्ट की तो शायद मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ही इस तरफ तवज्जो करते होंगे कि यार ट्रैवलिंग करें, जाएं और शायद खजा में तो बहुत कम लोग जाते थे। पहले तो ये होता था कि गर्मियों में मरी में चले जाते थे। तो आपने ये ट्रैवलिंग मतलब किस वजह से स्टार्ट की? ठीक है, और दूसरी मेरा सवाल ये है कि इस दौरान जब आप ये फोटोग्राफी के एक्सपीरियंसेस कर रहे थे तो आप बाय प्रोफेशन क्या जॉब कर रहे थे और किस मौके पे आपने कहा कि यार अब मुझे इस पे स्विच हो जाना चाहिए? देखें, किस वजह से स्टार्ट की ट्रैवलिंग, वो वजह है फनी भी है। अ, मैं पहली दफ़ा जब घर से निकला था तो वालद से नाराज़ होकर निकला था। जैसे हमारे यहाँ टिपिकल। मिडिल क्लास के वालिदैन होते हैं, मेरे वालिद सख्त मिजाज थे। उन्होंने मुझे एक दफ़ा ज़्यादा डांट दिया, तो मैंने सोचा कि 2 दिन बाहर गुजार के आ जाए। तो नौजवानी होती है, बचकाना हरकतें जेहन में आती हैं, तो मैं निकला तो उसी तरह था। और मैं पहले सफ़र में पीर बधाई से बस ली, गिलगत भी लगी हुई थी, वो मुझे गिलगत ले गया। आगे वो एक मिनी कोस्टर थी, उसने कहा हुंजा जाना, गिलगत में तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलो हुंजा चलो, वो मुझे हुंजा ले गए। पहला सफ़र इसी तरह हुआ, और उसके बाद जितने सफ़र हुए हैं वो फिर घर वालों की रजामंदी से रहे, क्योंकि उनको पता चल गया था। वापसी पे पूछगछ भी बहुत हुई थी। फिर वाला साहब का गुस्सा भी ठंडा हो गया। उसके बाद जब जब जाता रहा हूँ तो मेरे वालदेन की सपोर्ट फिर उसमें रही है, लेकिन पहली दफ़ा सफ़र का आगाज़ ऐसे ही हुआ, और वो फिर आज तक रुका नहीं जा रही है। अच्छा, मेरी जॉब जो थी वो लेक्सन ग्रुप में रही, साइबर इंटरनेट सर्विसेज में। मैं टेलीकॉम फील्ड के मुतलका मेरी जॉब थी। वहाँ से छुट्टियाँ लेना एक अलग मसला होता था ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि जॉब वाला बंदा नहीं ले सकता। लेकिन वक्त के साथ हुआ ये कि जब मेरी पहचान फोटोग्राफी में बनी ना, तो हमारी कंपनी के सीईओ दानिश लखानी साहब थे, तो उन तक मेरी वो तस्वीर एक वायरल होते पहुंची। उनको पता चला ये तो अपना एम्प्लॉई है अपने इदारे का। उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन की बहुत लंबी ईमेल की, साथ कार्ड भेजा। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे इदारे के लिए वो कैलेंडर, ईयरली कैलेंडर, वो भी आपकी तस्वीरों का ही होगा। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें मुझे सहूलत ये रही, क्योंकि मेरे ऑफिस के सारे कुलीग जान चुके थे मुझे, इवन सीईओ साहब तक जान चुके थे। तो जब मुझे छुट्टियां चाहिए होती थी ना, तो वो फिर अप्रूव हो जाती थी। उनको पता था इसने जाना है, तस्वीर लेगा और हाँ, ये अपना शौक परसू करेगा, और दूसरा आर्टिस्ट बंदा है, जाने का कोई इशू नहीं। तो छुट्टियां फिर मुझे मिल जाती थी। अदरवाइज जॉब वाले बंदे के लिए ट्रैवलिंग करना, फोटोग्राफी करना मुश्किल काम। तो सर आपने किस मौके पे इसको स्विच कर दिया कि अब मैं वो वाली जॉब नहीं करता, मैं फोटोग्राफी का प्रोफेशन? अच्छा, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि इस फील्ड में इतनी अर्निंग नहीं है, मेरा ब्रेड एंड बटर फोटोग्राफी पे कभी शिफ्ट ही नहीं हो सका। मैंने 2016 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, टेलीकॉम की फील्ड भी छोड़ दी, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ाने लग गया फोटोग्राफी, विजुअल कम्युनिकेशन, आर्ट्स डिपार्टमेंट को। 2 साल पढ़ाया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में शिफ्ट हो गया। अब जाके कहा जा सकता है कि मेरा ब्रेड एंड बटर अब जाके यूएन जॉब की वजह से इस पे चला गया। लेकिन ये वो फोटोग्राफी है जिसको हम डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, यानी ये पब्लिक में नहीं आती, ये अदारे का काम होता है, और उसमें कोई क्रिएटिविटी भी नहीं होती। वो शूट किया और उनको भेज दिया। तो एक सेंस से अब जाके मैं इस पे शिफ्ट हुआ। अदरवाइज जो मेरा आर्ट वर्क है, जो लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, उसमें कभी भी अभी नहीं हुआ। मेरा उस पर ब्रेड एंड बटर अभी भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में आते हैं कि आपकी जो लाइफ रही है वो बेसिकली काफी अप्स एंड डाउन रही। तो अगर मैं कहूँ कि शाह साहब आप अपनी लाइफ को चंद लाइनों में बयान करें तो किस तरह? अप्स एंड डाउन बहुत रहे हैं, और मेरा ख्याल है हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। मैंने जिस घर में आँख खोली वो अमीर था, मेरे वाले सब बिजनेसमैन थे, और सियालकोट के काफ़ी रिच लोगों में हमारी फैमिली शुमार होती थी। और फिर डाउनफॉल ऐसा आया कि सब कुछ टूट गया, और इतना गुर्बत भी देखी कि मेरी वालदा को जॉब करनी पड़ गई। वो फिर सरकारी स्कूल में टीचर लग गई, और फिर उनकी अर्निंग से घर चलता था। और घर भी ऐसा चलता था कि कभी कभी एक एक दिन खाना भी नहीं मिलता था। मैं बहुत गुर्बत भी देखी, बहुत अमीरी भी देखी, फिर गुर्बत का फेज देखा। फिर मैं जब पढ़ने के बाद इस फील्ड में आया, कुछ जॉब मिली, कुछ हालात ठीक हुए,
तो उसके बाद इंसान के अपने पर्सनल क्राइसिस आ जाते हैं। तो मेरी पहली शादी थी, वो 10 साल चली, वो नाकाम हुई। फिर मुझे जॉब छोड़ना पड़ गई शादी की नाकामी के बाद। और बीच में काफ़ी अर्सा मैं बिल्कुल जॉबलेस रहा। और उस दौरान मैंने इसी शहर लाहौर में उबर भी चलाई है, क्रेन भी चलाई है, क्योंकि गाड़ी मेरे पास थी। तो डिप्रेशन का बड़ा सख्त फेज था। लेकिन मैंने इस सारे फेजेस में जो अप्स एंड डाउन इंसान की लाइफ में आते हैं, एक चीज़ मेरे जहन में हमेशा रही थी कि ये टेम्परेरी फेज है, क्योंकि मैंने बहुत अमीरी भी देखी थी, वो भी नहीं रही। तो ये गुर्बत या ये जो फेज है, ये भी गुजर जाएगा, ये भी नहीं रहना। और इस वजह से मैं समझता हूँ मैं डिप्रेशन के फेज से निकला हूँ। अदरवाइज जितनी मुश्किलात फेस की हैं, शायद डिप्रेस्ड हो जाता तो फिर इंसान खत्म हो जाता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिप्रेसिंग फेस में वो मतलब कौन सा था, उसको थोड़ा सा मेरा एक्सप्लेन करें कि वो क्यों हुआ डिप्रेसिंग फेस। अगरचे आप तो काफी एजुकेटेड भी थे और हर चीज का वो भी पता था। देखें, पहला फेज जो मेरी लाइफ में आया ना, वो मेरी पहली शादी की नाकामी थी। ये पसंद की शादी थी, दो तरफा पसंद थी, और एक 10 साल का एक लंबा ताल्लुक था। इतना लंबा ताल्लुक और फिर पसंद से आपने किया और वो इख्तिताम पे पहुंचे, तो इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि आगे लाइफ में क्या करना है। नाकामी की वजूहत बहुत सी थी, और सबसे ज़्यादा उसमें था स्टेटस मिसमैच। कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से जॉब करने वाला बंदा था, और मेरी जॉब या इनकम जो थी वो एक लगी बंदी होती है। कोई सीईओ तो मैं नहीं लगा हुआ था किसी इदारे का। और वो जो मेरी साहब मिसेज थी, वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, तो ये फाइनेंशियल गैप बहुत ज़्यादा था। और उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जो बहुत शहाना था। और फिर मेरे साथ उसने बड़े लाइफ स्ट्रगल में मशक्क़त में गुजारी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अम, उसकी कोई कुर्बानी नहीं थी, लेकिन एक टाइम पे आता है ना, इंसान ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाता है। मैं ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुका था, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर को जो वो चाहता है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, और उसकी तरफ से आप गिले सुनते रहते, तो आप एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाते हो कि सर लाइफ नहीं चल सकती। और फिर वो आपका लाइफ पार्टनर जो एक शहाना लाइफ बसर करके आया है, वो भी एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाता है कि नहीं, मैं इस तरह आगे नहीं चल सकती। तो तल्लुक को ख़त्म हो गया। ये पहला डिप्रेशन फेज था। उसके बाद जिस अर्सा मैं बेरोजगार रहा हूँ ना, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, और मैं यहाँ पे लाहौर में उबर और क्रीम चलाता रहा हूँ। वो भी एक डिप्रेस्ड फेज था, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं अगर इतना टैलेंटेड हूँ तो मुझे जॉब क्यों नहीं मिलती। मैं उस वक्त हवावे का ब्रांड एम्बेसडर था, सिग्मा लेंसेज का ब्रांड एम्बेसडर था, और ये सारे टैग आजाजी होते हैं। ये कोई इनकम वाले टैग नहीं होते जो आपको पैसे दे रहे हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर। ये सिर्फ मेरे फन को सलामी थी कि फोटोग्राफर बहुत अच्छा है, हवावे ने ऐसा ब्रांड एम्बेसडर मुझे लेबल दे दिया, सिग्मा लेंसेज ने दे दिया, लेकिन उसमें कोई इनकम तो नहीं थी। मैं यही सोचता था कि यार, मैं फलाने का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, फलाने का इतनी बड़ी कंपनी का। अब मैं इनको क्या बताऊँ कि भाई आपका ब्रांड एम्बेसडर जो है उसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप नहीं बता सकते। मेरा ख्याल है सेल्फ मेड बंदा होता है वो तो अपनी परेशानी का जिक्र किसी दूसरे से कर ही नहीं सकता। तो उसके होते हुए मैं यहाँ पे क्रीम चला रहा था, और मुझे फिर ऐसे ऐसे लोग मिल रहे थे। कई लोग आके बैठते थे गाड़ी में, पहला सवाल करते थे फुल टाइम यही जॉब करते हैं, करते क्या हैं। तो उसका आप जवाब क्या दे सकते हैं, आप चुप रहते हैं कि यार क्या बताऊँ मैं क्या करता हूँ। तो इंसान ज़हन में ये उसकी चीज़ चल रही होती है कि या तो तुम बहुत नकारा इंसान हो, या फिर बहुत ओवर क्वालिफाइड होकर तो जॉब नहीं मिलती। ये एक डिप्रेस फेज, ये दोनों डिप्रेस फेज मैंने अपनी लाइफ में भुगते हैं, लेकिन ये माजी का हिस्सा बन गए, लाइफ आगे चली जाती है। मेरा सर थोड़ा सा क्वेश्चन है आपकी फर्स्ट मैरिटल लाइफ के बारे में। वो ये कि आपने एक पसंद की शादी की माशाल्लाह और वो कामयाब हो गई, और फिर ये कि वो 10 साल तक चली। अगर मैं सोचूं तो मेरे नजदीक ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, मतलब वो जो भी सुनने वाले होंगे, वो जब जिन्होंने आपको पढ़ा भी होगा, क्योंकि हमारे नजदीक एक आइडियल होता है कि यार एक तो लव मैरिज हो जाए, उसके बाद ये होता है कि यार कुछ चल जाए, और वो 10 साल तक चलना, और उसके बाद ये डिसाइड करना कि यार अब हमें अपने रास्ते जुदा कर देने चाहिए। तो जो नए लोग हैं या जो मतलब काफी लोग इस मोहब्बत में मतलब अपने सब कुछ तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, तो रिलेशनशिप अगर आप एडवाइस दें या आपको कहें कि यार कंप्रोमाइज भी होते हैं, इस तरह की अगर आप कुछ एडवाइस दें, या आपका जिंदगी का निचोड़ क्या है? ये ज़िंदगी का निचोड़ तो यही है कि ये जो मोहब्बत होती है या अट्रैक्शन होती है ना, ये एक आर्ट है। आर्ट। हाँ, लेकिन मैरिड लाइफ जो है वो साइंस है। ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। जब इंसान नौजवानी में होता है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर रहा होता है।
जब इंसान 24 घंटे साथ रहने लगता है ना, फिर हम्म, आप किसी की आदत के बारे में ठीक जान सकते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे आप उसको देख रहे हो, वो आपको देख रही है। आप उसके अंदर जितनी भी छुपी हुई आदत हैं वो सामने आ रही हैं, आप भी अपनी आदत नहीं छुपा सकते। शादी से पहले होता यह है कि कभी मिल लिया, घड़ी बात कर ली या कॉल पे कर ली, आप दूसरे को नहीं जान सकते इसकी आदत में। जब आप मिलने जाते हैं किसी से, अच्छी ड्रेसिंग करके, अपने आप को कंपोज करके, बड़े महज़्ज़ब तरीके से मिलते हैं। लेकिन जब आप 24 घंटे साथ रहना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आप कितने को महज़्ज़ब हैं और कितने को नहीं है। फिर आप अपने पार्टनर से तो कुछ नहीं छुपा सकते, आपकी सारी शख्सियत एक्सपोज़ हो जाती है, उसके सामने, उसकी आपके सामने। तो शादी एक साइंस है। मैं मशवरा यही दूँगा कि आप कभी भी ये फैसला करें ना कि मैंने महबूबा को मनकूहा बनाना है, तो अगली लाइफ को ज़हन में रख के करें कि क्या आप इसके साथ 24 घंटे गुज़ार सकते हैं? क्या इसकी सारी आदत और इतवार आप जान चुके हैं और आपको वो फिर भी पसंद है और आप दिल आपका कह रहा है कि आप गुज़ार सकते हैं, तो फिर है, सो अदरवाइज़ बेस्ट हाँ। सर। ठीक है सर, आपकी ये लाइफ के ड्रेसिंग फेज भी आ गए। अब आपकी जिंदगी का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो कौन मेरी बेटी पैदा हुई शादी के 1 साल बाद, पहली शादी के। वो मेरी ज़िंदगी का एक अजीब सा लम्हा था। मतलब इंसान मर्द जो होता है ना, मैं ये सोचता हूँ कि औलाद के बारे में एक आम कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में ये है कि इतना सेंसिटिव नहीं होता। माँ की निस्बत, माँ अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और मर्द एक लापरवाह सा कैरेक्टर हमारे यहाँ पोर्ट्रे यही किया जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि औलाद के बारे में मर्द भी उतना ही सेंसिटिव होता है जितनी उसकी माँ होती है। मेरी बेटी जब पैदा हुई तो तब मेरे लिए बड़ा खुशी का लम्हा था। और वो ऐसा लम्हा था कि आप अचानक ऐसा लगता है जैसे आप एकदम बैचलर लाइफ से उठ के तो बाप बन गए। और फिर बेटी बेटी की एक जिम्मेदारी होती है, एक अलग सी खुशी होती है। तो मेरी जिंदगी का अगर हैप्पी मोमेंट कहा जाए तो मैं उसको यही कहता हूँ। सा? और सर मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत सारे एजाज़ात इस फील्ड में मिले, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में मदऊ हुआ कि ऐसा की स्पीकर, मेरी एग्जीबिशन हुई, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स मेरी लाइफ में हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, अपनी पर्सनल ग्रोथ या अचीवमेंट के बावजूद, आज भी हैप्पी मोमेंट मेरा वही है जब मैंने अपनी बेटी को पहली दफ़ा देखा। माशाल्लाह, और लाइफ चेंजिंग इवेंट कौन सा जिससे जिंदगी तब्दील हो गया, ऐसा कोई टर्न हो जिंदगी में काफी? अच्छा, लाइफ चेंजिंग इवेंट मैंने 2016 के जुलाई में मेरी दूसरी शादी हुई, जो अभी मेरी मौजूदा मिसेज है। अ, ये केयरिंग है, बहुत ज़्यादा ये मेरे बारे में पॉजिटिव है। मतलब जो एक आइडियल वाइफ हो सकती है, जो भी आप लोग तसव्वुर करते हैं, यही तसव्वुर होता है ना हमारे यहाँ कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके बारे में केयरिंग हो, वो आपसे मोहब्बत करता हो, उसकी पूरी कायनात ही आप हों, तो वो है। ये एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट था। यानी मुझे डोमेस्टिक इशू कोई फेस नहीं करना पड़ा बच्चों के मामले में। मेरे घर को उसने सँभाला, इवन मुझे भी सँभाला। मैं मेंटली तौर पे बहुत अपसेट हो चुका था। उसने मुझे करी दी, उसने मुझे सँभाला। ये एक लाइफ। फिर आप अगर आप फाइनेंशियल की बात करें, तो जब मैंने जॉब की है यूनाइटेड नेशन में, तो फाइनेंशियली लाइफ चेंजिंग ये था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक आलमी इदारा था और मुझे बहुत अच्छा पे कर रहा था और कर रहा है। तो ये फाइनेंशियली लाइफ चेंजिंग। ओके सर, आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट फेयर क्या है, खौफ क्या है, क्या हो जाएगा? मेरी ज़िंदगी का सबसे बिगेस्ट फ़ियर है कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, ये तेज़ी से रिवर्स गियर में और डाउनफॉल पे जाने लगा है। मुझे कभी-कभी ये खौफ आता है कि मेरी ज़िंदगी में, यानी मेरे होते हुए, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट ना हो, इधर मारा-मारी ना हो, इधर मज़हबी जुनूनी जो हैं वो लोगों को पकड़ के मारने ना लग जाएँ, या इधर हंगामे या फ़साद ना फूट पड़े। क्योंकि इस सोसाइटी में मैं रोज़ जब सुबह उठता हूँ तो एक खबर मेरे सामने होती है, किसी न किसी तरह से, जो कि खुशगवार नहीं होती। और जिस तेज़ी से खबरों की आमद आना शुरू हो गई है, मेरा फ़ियर सबसे बड़ा यही है कि ये सोसाइटी अपने डाउनफॉल की जानिब है। अगर इसको सँभाला ना गया तो इस माशरे का क्या बनेगा? ये फ़ियर जो है मैं इसको लाख नेगेट करना चाहूँ, लेकिन मेरे अंदर से इसलिए नहीं निकलता कि मेरे दिल में ये सोच आती है कि अगर तुम पढ़ लिखे हो, तुम एक कामयाब इंसान हो, तो तुम इस मुल्क से निकल क्यों नहीं जाते? ठीक है? और फिर ना निकलने की वजह जब मैं सोचता हूँ कि मैं निकल के मैं 40 साल का हो गया। मैं जहाँ जाऊँगा, मैं लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा बाल बच्चों को लेके। और ये मैं मुझे में अब कर ही नहीं रही, एनर्जी इंसान की नहीं रहती। यूथ हो ना, नौजवानी हो, तो इंसान में एनर्जी होती है, वो कहता है यार कमाना तो है ही, तो दूसरे मुल्क चल के कमा लो ना, इस अज़ाब से निकलो। लेकिन इस एज में बहुत कम रहता है। तो मेरी सोच यही आती है कि जहाँ इतनी उम्र गुज़ार ली, बाकी भी गुज़ार लो, क्योंकि कम से कम यहाँ पे तुम्हारी नाम और तुम्हारा पहचान है।
और जितना काम आज तक किया पाकिस्तान के लिए किया, किसी के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने के लिए किया, इस एज में बाहर जाके क्या करोगे? तो मजीद इंसान डिप्रेस्ड होता है। फिर यही है कि सोसाइटी जो है वो तेजी से डाउनफॉल की जाएगी। ठीक है सर। और मेरा अगला सवाल फिर सोसाइटी पाकिस्तान के बारे में है कि आपने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया, मुल्क का हर कोना-कोना देखा, इंटरनेशनली भी काफ़ी ट्रैवल किया। उसके अलावा अगर आपके कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक आपका कॉन्टैक्ट रहा है। तो लेकिन अगर आप आपकी राइटिंग्स देखें तो अक्सर वो पाकिस्तान के बारे में कोई इतनी ख़ास नहीं होती और आप बेशक हकीकत ही बयान करते हैं उसमें। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपका मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, उसके बारे में क्या ख़्याल है? नंबर 2, क्या क्योंकि आप इतना कोई मतलब हक़ाइक़ की बुनियाद पे इतना कोई अच्छा इमेज या इतना कोई अच्छा इमेज आपके ज़हन में नहीं है, तो क्या हमें ये मुल्क छोड़ के देना चाहिए? देखें, पहला सवाल जो आपने किया कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल बड़ा स्ट्रेट सिंपल सादा है। ये मुल्क दो कौमी नज़रिए पे बना था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें, हमारा रहन सहन अलग है, लिहाजा हम इकट्ठे नहीं रह सकते। दो कौमी नज़रिया 1971 में डूब गया। बंगाल आपसे अलहदा हो गया, तो वो तो आपका नज़रिया ही सारा डूब गया ना दो कौमों का। ये मुल्क जब बना था तो कायद की एक स्पीच थी 11 अगस्त 47 की, जिसको बहुत सारे ताकतवर हलकों ने ना प्रमोट किया ना सामने आने दिया। तो उसमें कायद ने कहा था कि ये मुल्क जो है इसका हर शहरी बराबर हकूक रखता है और हर शहरी आज़ाद है अपने मजहब को परसू करने के लिए जिसका जो दिल चाहते हैं। मेरा ख्याल है वही इस मुल्क का विजन होना चाहिए था कि रियासत का कोई मजहब ना होता, रियासत का मजहब नहीं होना चाहिए, फर्द के मजहब होते हैं और फर्द अपने मजाहिब को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रियासत ने मजहब का भी ठेका लिया, रियासत ने हमारी सरहदों का भी ठेका लिया हिफाजत का, और विजुअली यानी उन्होंने अपना प्रेपोगंडा और हमको माशरत उलूम से लेके पाक स्टडी से लेके नसाब भी ऐसा पढ़ाया गया कि जब नस्ल जवान होती है तो उसके जहन में ये खौफ रहता है कि सारी दुनिया की नज़रें हम पे हैं और चूंकि हम सुपर ह्यूमन हैं इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं, इसलिए हमारे खिलाफ ये होता है और वो होता है। तो एक ऐसी नस्ल जवान हुई है पाकिस्तान में जो हर वक्त साजिश के हसार में रहती है और उससे नहीं निकल सकती। तो मुल्क का जो बेड़ा गर्क है ना, जब मैं लिखता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि तल्ख हक़ाइक़ हैं या सख्त हक़ाइक़ हैं या चुभने वाली बातें हैं। तो वो चुभने वाली बातें अनफॉर्चुनेटली हैं, अगर ना हो तो मैं क्यों लिखूं? देखें, राइटर का काम होता है निशानदेही करना। वो किसी मंटो का बड़ा अच्छा जुमला है कि मैं काले ब्लैक बोर्ड पे वाइट मार्कर चौक से इसलिए लिखता हूँ कि उसके एक तख्ता स्याह की स्याही मजीद वाज़ेह हो जाए। तो रहते तो ये काम है कि ये सोसाइटी में ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ताकि तब जो अरबाब इख्तियार हैं वो उसको रोक सकें तो रोक लें या आवाम में शऊर आए। इससे ज़्यादा तो राइटर कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो आप कह रहे हैं आपकी राइटिंग में तलखी है, वो तलखी की वजह है। तो सर आपका क्या ख़्याल है कि जो यूथ है, मेरे जैसे लोग हैं, पाकिस्तान को छोड़ दें? फ्रैंकली कई लोग इसको शायद अच्छा ना समझें कि ये क्या कह रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि अगर आप काबिल हैं, आपके पास डिग्री है, आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं कि मुल्क से बाहर जाना चाहिए, तो आपको चले जाना चाहिए। आपको एक नई लाइफ शुरू करनी चाहिए ऐसे माशरे में जहाँ पे आपको ये यकीन हो कि वो माशरा आपको फूड सिक्योरिटी दे रहा है, आपको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपको दे रहा है और आपके राइट्स को वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। आपको उस माशरे की तरफ मूव कर जाना चाहिए। और अगर आप इस काबिल नहीं हैं, तो फिर इसी माशरे में अपने लिए राह देखें। ओके सर, थोड़ा-सा आपके प्रोफ़ेशन की तरफ आते हैं कि अगर आपकी फेसबुक प्रोफ़ाइल देखें या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स देखें, तो जितने भी मॉडर्न फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो उनके साथ आपका किसी भी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं है या ये कह सकते हैं कि कोई कोलैबोरेशंस भी नहीं है। इसकी क्या वजह है और क्या हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और हमने यही सुना है कि एज़ अ सोसाइटी ही हम ग्रो होंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे तो मैं वैसे एक्टिव ही नहीं हूँ इतना, लेकिन अब जनरली मैं आपके सवाल का मतलब समझ गया। देखें, मैं सोशल नहीं हूँ, ये बाय नेचर है ऐसा। मुझे अकेले रहना पसंद है, शायद मेरी लाइफ सारी ऐसी गुजरी है सॉलिट्यूड में। और आज मैं जिस मुकाम पे भी हूँ, वो चाहे मेरा फन है, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ है, वो मैंने खुद अपने बलबूते पे अपना नाम भी बनाया, अपना मुकाम भी बनाया।
तो मुझ पे किसी का एहसान भी नहीं है या मैंने किसी का एहसान लिया ही नहीं। इस तरह के जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, वो वक्त के साथ साथ आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। मेरी नेचर में है, मैं बहुत कम मिलता हूँ लोगों से। मैं अकेले खुश रहता हूँ, मैं अकेले ट्रैवलिंग में खुश रहता हूँ। इवन लोग मुझे कहते हैं कि यार कैसे हो, कि ट्रैवलिंग में तुम अकेले कैसे रह लेते हो, मतलब साथ कोई नहीं होता, बोर नहीं होते, लेकिन मैं नहीं होता। इस वजह से अपनी कम्युनिटी में जो अपने का फोटोग्राफर से आप मिलते हैं, अब तो मिलना जुलना कभी रहा है शुरू शुरू में बहुत सारे दोस्तों से, और बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में फोटोग्राफी में बहुत अच्छे लोग और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने मजाक से नहीं मिलता कि हमारे यहाँ मिलने का मेरा नतीजा ये भी रहा कि हम पेंटर हों, हम राइटर हों, हम फोटोग्राफर हों, यानी आर्ट से मुतल्लिक़ किसी भी फील्ड में हम बेशक पोएट हों, जहाँ एक खास किस्म की ग्रुपिंग है, हर किसी की 1.5 इंच की मस्जिद है। आर्ट के शोबे में जेलसी है, ये हकीकत है, ये आर्टिस्टों में होती है। मैं उसको वैसे आर्टिस्ट नहीं समझता जिसमें जेलसी ना हो, क्योंकि एक इसका हमेशा ये पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि ये आपको ग्रो करने में ये आपका फ्यूल है। मतलब आप अगर किसी काम से जेलिस हो रहे हो ना, तो उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके अंदर मैं इसे अच्छा करके दिखाऊंगा और इससे आगे निकल के दिखाऊंगा। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, ये जेलसी आपके हक में बेहतर है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट होता है इसका कि आप उसके लिए बददुआएं करने लग जाओ, आप उसे हसद करने लग जाओ, आप उसकी लेग पुलिंग करने लग जाओ। ये नेगेटिव पॉइंट है, इस काम में नहीं बनना चाहिए। जेलेसी रखें आप ग्रो करने के लिए, उसे आप फ्यूल लें अपना कि मैं इसे बेहतर करूंगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ग्रुपिंग की वजह से ऐसा होता है कि अगर आप किसी के साथ 2 घड़ी बैठ जाते हो ना, और उसका आपको नहीं पता, वो आपके बारे में आपका नाम लेके क्या क्या रूमर्स फैला दे, अपनी और फिर गलत फहमियाँ फैलती हैं दोस्तों के बीच। मैंने इसलिए इन सारे कभी वेडना कॉन्फ्रेंसिस में, एग्जीबिशन में, बहुत सारे दावतनामों में नहीं जाता, एक्सक्यूज कर लेता हूँ, माजरत कर लेता हूँ कि मैं नहीं आ सकता। उसकी एक वजह तो नेचर और दूसरी वजह गॉसिप। ठीक है सर। और जो नए आने वाले लोग हैं, अ, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब उनका अगर आप बताएंगे फोटोग्राफी क्या है, कि अच्छे लेंस हों तो बहुत अच्छा तस्वीर आ जाती है, या फिर ये टोटली स्किल बेस्ड है, और आपको उनके मतलब कोई एडवाइस देंगे तो क्या है? देखें, दोनों बातें ठीक हैं। एक तो पहली बात ये है कि फोटोग्राफी के लिए अच्छा इक्विपमेंट जरूरी नहीं, बिल्कुल ठीक है। लाइट की सेंस, कंपोजिशन और स्टोरी टेलिंग की अहलियत आप में हो, आप आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर आपका काम, आपकी तस्वीर अगर पब्लिश होनी है कहीं, या आप कमर्शियली इसको कहीं बेच रहे हैं, फिर इक्विपमेंट में मैटर करता है। क्योंकि अगर बिल बोर्ड पे पब्लिश होनी है तो आपका छोटा कैमरा फिट जाएगा, वो उतना लार्ज प्रिंट ही नहीं हो सकेगा। अगर कोई अदारा आपसे मांग रहा है तो आपको इक्विपमेंट अच्छा चाहिए होगा, आपका इक्विपमेंट अच्छा होगा तो आपकी इमेज में या इमेज की क्वालिटी में भी बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नोट होता है, आता है। तो अगर आपका एम ये है कि आप कमर्शियल फोटोग्राफर हैं और आपने अपना काम बेचना है, इक्विपमेंट मैटर करता है। और अगर आपका एम ये है कि आपने सिर्फ अपना विजन या स्किल दिखानी है, इक्विपमेंट मैटर नहीं करता। और नहीं आने वाला तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप फोटोग्राफी में आना चाहते हैं तो अपने ऊपर आर्टिस्ट का लेबल लगाना बहुत लंबा रास्ता है, ये बहुत लॉन्ग वे है और इसमें अर्निंग भी नहीं है। आप कमाने की नीयत से आना चाहते हैं तो फिर वेडिंग इवेंट्स, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, ये आपकी लाइन है। इसमें भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। आप स्किल्ड होंगे, आपके अंदर कोई अहलियत होगी तो ही आप इसमें भी कमा सकेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके सर। जो स्टोरीज आप लिखते हैं अपने फेसबुक पेजेस पे और इस तरह की जो भी वाकयात लिखते हैं, मेरा सवाल ये है कि एक तो बहुत अच्छी माशाल्लाह स्टोरी टेलिंग होती है, इसमें कितना परसेंटेज फिक्शन का होता है, कितना परसेंटेज रियलिटी का होता है? और जो आप अपने दोस्तों के बारे में, राणा साहब के बारे में लिखते हैं और इस तरह के काफ़ी जो वाकयात लिखते हैं, सुनने वाला तो उनको पढ़ के वाक़ई कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मतलब, और फिर एक सवाल ये भी उठता है कि यार ये वाकयात सिर्फ़ शाह साहब के साथ ही हुए हैं। तो इसके बारे में बताएँ। देखें, दो तरह का मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं मजाक, तंज या मजाहिया तहरीर जो होती हैं। उसमें डेफिनेटली 60-40 होता है, 60% रियलिटी, 40% रियलिटी नहीं होती, फिक्शन है, फिक्शन। टोटल फिक्शन। और ये मज़ा नगार की मजबूरी है, क्योंकि वाक़यात वैसे पेश नहीं आते कि वो आपको मैं सुनाऊँ तो आप उस पे हँसे। वैसे वाक़यात इंसान यस की सर। ज़िंदगी में आपको उसमें फिक्शन ऐड करना पड़ता है। ये अच्छा, दूसरी होती है संजीदा तरीक, जैसे मैं कोई सफ़रनामा लिख रहा हूँ, वो 100% रियलिटी है। जैसे मैं कोई अपने तासुरात लिख रहा हूँ कि मैं स्वात गया तो वहाँ क्या देखा, 100% रियलिटी है। या कोई सोसाइटी के या समाजी या सोशल इशू या पॉलिटिकल इश्यूज पे लिख रहा हूँ
तो वो जो मैं समझ रहा हूँ वो रियलिटी लिख रहा हूँ, उसमें आप मुबालगा नहीं। ठीक है सर। और जो आपकी राइटिंग्स हैं वो इतनी अच्छी हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई किताब आएगी? देखिए किताब आज के दौर में करना बहुत आसान है, मेरे लिए तो बहुत आसान है। आजकल अक्सर किताबें सेल्फ फिनांस्ड हैं। अब पैसे तो आप छुपवा लो, 1.5-2 लाख रुपया तो आपकी किताब छप के आपके हाथ में आ जाएगी। मैं इस ख्याल का बंदा हूँ कि मैं अपने किताब को अगर कोई मुझे पढ़ना चाहता है या मेरा काम इस काबिल है तो मैं उस पर 1 टका भी नहीं लगाऊंगा। पब्लिशर आए और मुझे कहें जी दें अपना मुसद्दा, हम छापते हैं, और वो छापे। इस सिलसिले में 2-3 बड़े पब्लिशर्स ने मुझे पिछले 1 साल से मुसलसल कहा हुआ है कि अपना मुसद्दा दें, हम आपका 1 टका भी नहीं लेंगे, हम छापेंगे। और अब मुझे उम्मीद है कि किताब कम से कम एक तो आ जाए। तो मतलब इसके ऊपर काम चल रहा है। हाँ। ठीक है। और क्योंकि मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने इनकी फेसबुक पे अच्छी फॉलोइंग है, किताब लिख के और उनको अच्छे दामों बेचा भी है। तो मैं नहीं देखें, एक चीज़ और है ना, पब्लिशर्स के साथ मेरा मसला ये भी है, मैं ये देखता हूँ कि मेरे वो दोस्त जिन्होंने बुक कर ली उनको बेचते भी वो खुद हैं बेचारे। मैं मेरा ये मिजाज नहीं है। मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं मेरी किताब पब्लिश हो और उसको बेचूं भी मैं ही, यानी रोज आए दिन स्टेटस लगाता रहूँ कि भाई ये मेरी किताब है, ये ले लो, या बहाने बहाने से उसकी एडवर्टाइजमेंट अपनी ही किताब की करता रहूँ। ये काम फिर पब्लिशर का है, ये पब्लिशर ने अगर छापनी है तो बेचनी भी उसमें है, मुसन्निफ ने ये नहीं बेचनी। तो इधर आके ना कई दफ़ा पब्लिशर्स के साथ फिर बात बनती नहीं है। वो पब्लिशर की ये डिमांड होती है कि यार छाप तो हम देंगे लेकिन मार्केटिंग तो आप करें ना, क्योंकि आपकी फॉलोइंग है तो आपको मार्केटिंग करेंगे तो ज़्यादा जल्दी निकल जाएगी। मेरा वो मिजाज नहीं है, तो कई दफ़ा बात यहाँ भी ख़त्म हो जाती है। तो सर अगर एक राइटर अपनी किताब की खुद उसकी मार्केटिंग नहीं करेगा, तो वो कमाएगा कैसे? क्योंकि इस मुल्क में बगैर इन चीज़ों के तो पैसे बनते ही नहीं हैं। और एक और सवाल मैं इसके साथ लिंक करूँगा कि आपका प्रोफेशन हम कहते हैं कि फोटोग्राफी है, तो कहा ये भी जाता है कि अगर आपका पैशन एक चीज़ है तो उसको प्रोफेशन ना बनाओ। मुमकिन है कि कहीं तुम उससे बेजार हो जाओ कभी और सिर्फ इससे करना शुरू हो जाओगे पैसे मिलने। तो जो लोग ऐसी फील्ड्स को अपना पैशन बनाना चाहते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो खर्चा पानी कहीं और से निकालें, इसको एज अ प्रोफेशन रखें या सॉरी पैशन रखें, या किस तरह का आपका आप क्या क्या राय है? लेकिन पहला सवाल कि अगर आप बताएंगे नहीं कि तो बिकेगी कैसे? ये टेंशन उसको होनी चाहिए जिसका दारोमदार या ब्रेड एंड बटर अपनी राइटिंग्स पे है, यानी जो प्रोफेशनल कलमकार हैं जो अखबारों में लिख रहे हैं, या जिन्होंने कमाना ही इससे है बिकेगी तो। ये टेंशन मेरी नहीं है, मेरी जानिब से वो नहीं बिकती ना बिके। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा है, अगर कुछ समझता है कि मेरा काम इस काबिल है पब्लिश होना चाहिए, इसको पब्लिश कर दीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इसकी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, लेकिन 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कर दी ना। मैं अब रोज रोज तो उस काम नहीं कर सकता। एंड में कह देना बस बताना ये रखता है हाँ क्या रहेगा। हाँ, मतलब मैं उस मिजाज का बंदा हूँ कि अगर मैंने कल को अपना यूट्यूब चैनल बना लिया ना, आज तक मैंने वो नहीं बनाया, मैं इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब इतना इतना कमा रहे हैं, मुझसे भी आगे निकल गए। और वो मुझे तरले डालते हैं कि सर जी आपका चैनल ही आज तक नहीं बन सका और हम किधर ग्रो कर गए। एक वजह, मतलब मैं वीडियो के आखिर में ये नहीं कह सकता कि सब्सक्राइब करें, वो यस पता नहीं सर। मेरी झिझक है, कुछ भी कह लें। मैं इस मजाक को तो किताब को मैं कैसे 1 दफ़ा कह दूंगा, 2 दफ़ा कह दूंगा, रोज रोज ये काम तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जितने मुसन्निफ है ना उनकी ये ड्यूटी लग जाती है। मैं देखता हूँ मेरे दोस्त ही हैं, वो बेचारे आए दिन ही अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद कर रहे होते हैं, शायद कोई मजबूरी रहती है, लेकिन मेरा वो मिजाज नहीं है। दूसरा सवाल आपने किया। पैशन और परफेक्शन। हाँ, मेरे अपने ख्याल में मेरा तो ये बहुत बड़ा उल्टा है। अगर आपका जो पैशन है वो आपका प्रोफेशन बन जाता है और आप उसे कमाने लग जाते हो, तो आप दुनिया के लकी तरीन इंसान हो। उससे ज़्यादा खुशकिस्मत मेरा ख्याल है ज़मीन पे कोई होगा ही नहीं, कि आपका एक हॉबी थी, आपका एक जुनून था और उसी से आपको पैसे मिलना शुरू हो गए, और पैसे भी आपको इतने मिलना शुरू हो गए कि आपको किचन की टेंशन भी नहीं रही। तो आप लकी तरीन इंसान हो, और आपको क्या चाहिए? आपकी परफेक्ट लाइफ है, चिल मारे मौज मारे। ठीक है सर। और थोड़ा सा मैं उर्दू के हवाले से बात करूँगा। आप बहुत अच्छे लिखा रही हैं। आपकी जो क्योंकि आपको पढ़ने का मौका आपकी टाइमलाइन से ही मिलता है। तो जितने भी मौजूदा दौर के शोरा हैं, आपका अक्सर उन पे तनकीद होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके आपके शायद ये नज़रिया है कि क्लासिकल वो नहीं करते या जो पहले वाले शायर करते रहे। मेरा इसके बारे में अगर मैं ये आर्गुमेंट दूँ कि यार उनके जो टॉपिक्स हैं वो ही यही हैं मॉडर्न दौर के, तो उसका उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इससे एटलीस्ट ये तो हुआ है कि जो हमारे दौर की नस्ल है या मेरे जो बाकी मेट्स हैं, वो तो एटलीस्ट वो तो शायरी की तरफ आ गए।
और उर्दू की तरफ आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छा शुगन है कि एक एक मतलब एक इससे पहले एक बिल्कुल पॉज है, काफ़ी लोग उर्दू अदब से साइड पे थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नए शुरा की शायरी सुननी सुननी शुरू की और फिर मतलब कि ये सिलसिला जारी है। देखें, मैं ये नहीं कहता कि जो क्लासिकल शायरी थी या शोरा थे वैसा कलाम क्यों नहीं आ रहा है, ये मैंने कभी कहा भी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि शायरी में असातिज़ा जो ख्याल पेश कर गए उसी को अपने नए ढंग से पेश करना है। कोई नया ख्याल तो शायरी में आना नहीं। जो मीर गालिब, मीर खुसरो, जो फैज़ और ये जितने क्लासिक हमारे में नजीम कासमी, जो ख्याल वो दे गए शायरी में वही ख्याल हैं कि वो जो सितारे हैं वही सितारे हैं, चांद हिजर बस लिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि शायरी जो आज के दौर में हो रही है उसमें कोई ख्याल पेश करने का ढंग तो हो। बेवजन है, अच्छा, बेतुका है। मतलब शायरी पे मैं आपको ऐसी आज की शायरी की 100 मिसालें दे सकता हूँ। एक दो ये सड़कें तुझे मेरे हवाले से जानती हैं, तुझे ये सारे इशारे खुले मिलेंगे। मुझे बताएं क्या है ये? हमारे एक बहुत बड़े शायर थे। वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे टकरा रहे हों बार में जाम से जाम। ये शायरी है। दूसरा साल साहब का शेर है ये। ठीक है। किसने जीन्स करी ममनू, मतलब ये ख्याल है, ये शायरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप क्लासिकल शायरी क्यों नहीं आ रही हैं। कम से कम इतना डिसेंट तो हो कि पढ़ने में या सुनने वाले को वो लगे कि चलो यार रब्त में है, एक अच्छा मजमून है। लेकिन नहीं है। मेरी तनकीद, अच्छा मेरी तरफ से जो मर्जी करे मुझे क्या, तनकीद नहीं होती, लेकिन जिस बंदे ने एक जिसका अदबी ज़ौक़ हो, अच्छा ज़ौक़ हो, वो कम से कम उठता है कि यार ये शायरी नहीं है। अगर तुमको शेर कहना नहीं आता तो तुम पे ढंग का काम कर लो ना, मतलब कोई और काम अच्छा आता होगा। अपने आप को शायर कहलाने पे क्यों मुसर हो? मतलब मुझे शायरी नहीं आती, और अगर ये तुकबंदी जो मैंने सुनाई है ये मैं करना शुरू हो जाऊँ, कहूँ कि मैं शायर हूँ, मैं तुल जाऊँ, तो मेरे ख्याल है आप लोग भी हंसोगे कि यार ये क्या बंदा है, ये शायर है ही नहीं, है ही कह रहा है मैं शायर हूँ। तो तुकबंदी कभी कभी की और चीज़ है, शायरी थोड़ी अलग चीज़ है, तो कोई सारा डिफरेंस होना चाहिए। मेरा यही मुतालबा था, मतलब भाई करते रहे जो कर। मैं कहूँ कि शाह साहब आपने इतनी लाइफ गुजारी, इतने एक्सपीरियंसेस से आपको, इतने अप्स एंड डाउन से, मेरा मैं अगर ये कहूँगा आपका आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई रिग्रेट है तो वो कौन-सा रिग्रेट, होगा? रिग्रेट। बहुत सारे रिग्रेट हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान की लाइफ में रिग्रेट नहीं होते, इंसान गलत फैसले कर लेता है और गलत फैसले के रिग्रेट हमेशा रह जाते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे मैंने ऐसे गलत फैसले किए हैं, मैं कोई इकले कुल नहीं हूँ। उस फेज़ के या उस ज़माने के लिहाज से जो मैं समझता था कि ठीक हूँ, वो बाद में फैसला गलत निकला और रिग्रेट रहता है। मसलन यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंसिकी ने मुझे स्कॉलरशिप दी 2 साल की मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, विजुअल आर्ट्स में। मैं उस वक़्त नहीं गया, मुझे इसका रिग्रेट है, अब होता है कि मुझे चले जाना चाहिए था। लंदन नहीं, यूनिवर्सिटी फ़िनलैंड, फिल्म यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंसिकी, फ़िनलैंड। मुझे रिग्रेट है कि उसका रिग्रेट है। आज भी कभी सोच करता हूँ यार मैंने मौका बड़ा अच्छा गया। अच्छा, अम, निजी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज का मुझे रिग्रेट है जो कि मैंने ट्रस्ट करके लिए, और ऐसे ट्रस्ट किया जैसे अपने इंसान अपने भाई पे करता है। तो लोग उस ट्रस्ट पे पूरा नहीं उतरे, वो रिग्रेट रह जाता है। आपके फाइनेंशियल लॉसेज हो जाते हैं, आपके इमोशनल लॉसेज होते हैं। रिग्रेट से तो डायरी भरी हुई है यार, बहुत सारे रिग्रेट हैं। ओके सर, आपकी इस लाइफ में कोई ऐसा शख्स जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्यों करते हैं और उसकी वजह क्या है? और अगर वो हयात हैं और आप उनसे नहीं मिल रहे तो उसकी वजूहत क्या हैं? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं जो है याद हो उसको मैं याद करता हूँ। मेरी जो अटैचमेंट रही है हर बच्चे को माँ के साथ तो होती ही है, मेरी मेरी काफ़ी ज़्यादा रही है, क्योंकि मैं इकलौता था और वालिदा ने मेरी तरबियत पे ध्यान भी बहुत रखा। वो सरकारी स्कूल में टीचर थी, छोटे होते से ही वो बुक्स ला दिया करती थी कि ये पढ़ो, और गैर निसाबी मतलब शायरी की बुक्स और छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज, अफसाने, नावल। तो ना सिर्फ वो कहती थी पढ़ो, बल्कि उनको इतनी केयर होती थी मेरी, के बाद में पूछती भी थी मैं फलां किताब ला रही थी पढ़ ली, तो मैं अगर झूठ भी बोलता था ना पढ़ ली, तो वो पूछती थी उसमें था क्या बताओ। तो उन्होंने मेरी तरबियत में कोई कसर नहीं उठाते थे, क्योंकि मेरी उनके साथ बड़ी ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग थी। तो उनको अगर कोई एक आप करें शख्सियत तो वालदा को मिस करता हूँ मैं काफ़ी। और सर आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ाहिया अपनी तहरीर भी लिखते हैं। आपके साथ अपना कोई सबसे ज़्यादा जो फ़नी वाक़या हुआ हो, मज़ाहिया वाक़या हो जिसको सोच कर आप अभी अभी भी हँसते हो तो वो कौन-सा हुआ? मज़ाहिया लिखना, इंसान का मज़ाहिया लिखना शुरू होता है जब वो
कहने को बहुत कुछ हो लेकिन वो ओपनली कह ना सकता, और मेरी अक्सर तहरीरों में बड़े तल्ख जुमले भी होते हैं लेकिन मजाक के अंदाज में लिपटे होते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई कशीद करने वाला है बिटवीन दी लाइन तो उसको मैसेज मिल जाएगा। अदरवाइज लोग ऑफेंड नहीं होंगे, पढ़ के हंस के आगे गुजर जाएंगे। क्योंकि मार्क ट्वेन ने कहा था अगर तुम लोगों को हकीकत बताओगे तो लोग तुम्हें मार देंगे, तुम लोगों को मजाक के पैराए में हकीकत बताओ वो हजम हो जाएगी। ये सोसाइटी भी वैसी है। अच्छा, मेरे साथ तो मैं जो कि सफ़र में रहता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, कभी अकेले बैठा मैं हँस रहा होता हूँ, उसे याद करके कोई ना कोई वाक़या याद आ जाता है। वो अक्सर मेरी बेगम मुझे मशकूक नज़रों से देख रही होती है कि ये ख़्यालों में किस ख़्यालों में गुम फंस रहा है। फ़ोटोग्राफ़ी में एक दफ़ा मैं अलियाबाद हुंज़ा में ट्राइपॉड लगा के सामने राका पोशी थी, तो तस्वीर ले रहा था। वहाँ पे 2-4 4 लोग थे नौजवान से। उनका एक ग्रुप आया खेतों में और वो टहलने लग गया आगे पीछे और मुझे देखते रहे कि ये बंदा क्या कर रहा है। वो फैसलाबाद के थे। मैं फैसलाबाद का लगा ऐसे जुगती से लोग होते हैं। वो एक लड़का मेरे पास से गुजरते हुए कहता है अपने दोस्तों की तरफ देखे, आजकल हर बंदा ही फोटोग्राफर बना है। मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कहा ये मस्ती के मूड में है, आपस में कर रहे हैं, करने दो। फिर दूसरा आया, मैं हाँ जी आजकल हर बंदे ने यही काम किया है, हर कोई अपने अपने फोटोग्राफर ही समझ रहा है। मैंने कहा लगे रहने दे, खुद ही बोर होके ना जूते लगा के चले जाएंगे। आखिर जब उन्होंने सोचा ना कि बंदा कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा, उनमें से ना एक जो उनका रिंग लीडर था सबसे बड़ा वो आया, आके कैमरे पे कहता है भाई तुसी फोटोग्राफर हो? मैं कहा नहीं भाई मैं शौक वास्ते, फोटोग्राफर तो मैं नहीं। अच्छा अच्छा, कहता मैं कैमरा शौक वास्ते रखे? मैं कहा जी शौक वास्ते रखे। उसने मोबाइल निकाला, वो गैलरी खोली, कहता मैं ना है होंगी फोटोग्राफी, बंदे ਨੂੰ जानते हो? अच्छा वो मेरी तस्वीर दिखा रहा है मुझे। मैं कहा, नहीं कौन है? क्या तुसी नहीं जानते? अगली तस्वीर में है देखो, है देखो, बस मैं ना कोई 15-20 तस्वीरें हैं मेरी मेरी ही डाउनलोड करके वॉलपेपर में। अच्छा ये बात है 2011 की, और मेरी जो अपनी तस्वीर थी ना वो मैंने कभी डीपी भी नहीं लगाई थी, मैं वो अपनी ही लैंडस्केप लगा दिया करता था। तो बहुत कम लोगों ने मेरी तस्वीर देखी हुई थी या मेरे चेहरे से शनासा थे, वही थे जो मिलते मिलाते थे, वो बेचारा नहीं जानता। जब वो दिखा चुका ना सारे, मैंने कहा यार आप इन सबको ना अब इन सबको ना बता देना चाहिए। मैंने कहा सर आप जो तस्वीरें जिनकी दिखाते हैं ना आप उसी को बता रहे हैं, ये मेरे ही काम है आपके मोबाइल में। अब इन्होंने वो इतने को शॉक हुए और फिर वो इतने शर्मिंदा हुए, फिर उन्होंने मुझे नाश्ता कराया। नाश्ते पे फिर 2 घंटे उन्होंने गपशप लगाई, तो सारे परेशानी बात क्या था। एक दफा मैं इसी तरह फोटोग्राफी कर रहा था और वो लॉन्ग एक्सपोजर, अब लॉन्ग एक्सपोजर ये होता है कि आप तस्वीर लेते हुए ना 5-5 10-10 मिनट का एक्सपोजर होता है शाम के टाइम ना, आगे फिल्टर लगा के ताकि वो बादलों की मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाए। तो 2 बंदे मेरे कैमरे के आगे से, फ्रेम के आगे से गुजरने लगे। मैंने उनको आवाज दी, मैं कहा भाईजान ये पीछे से गुजर जाए, मैं तस्वीर ले रहा हूँ, आगे से ना गुजरे। अच्छा उन्होंने समझा तस्वीर ले रहा है, अभी क्लिक करेगा तो आ जाएगी। वो टेक लगा के खड़े हो गए बड़े से पत्थर को कि ये ले ले। अब 5 मिनट गुजर गए, वो मेरा शक्ल देख रहे हैं। जब उनसे बर्दाश्त नहीं ना हुआ, मेरे पास से गुजरते कहता है यार कितना थका कैमरा तेरे को। तो दूसरा कहता है ये फोटोग्राफर आप ही थके ही। इस तरह के बहुत सारे करीब वाकयात है, जीप ड्राइवर्स के, लोगों के। ये शेयर करते हैं, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत लंबा हो जाएगा कोई। तो ओके सर, आपकी अब तक की ज़िंदगी में कोई एक वैल्यूएबल एडवाइस जो आपने आज तक सुनी, सुनी हो? हाँ, जिससे आप पे काफ़ी असर हुआ हो? हाँ मेरे वाला साहब एक बड़ी अच्छी बात करते थे कि कभी दूसरे के पंगे में ना पड़ना राह चलते। वो मेरे पल्ले बंधी हुई है। जब तक कोई आपको अपने मैटर्स में खुद इन्वॉल्व नहीं करता या आपसे खुद कोई मशवरा नहीं मांगता कि भाईजान आप मशवरा दें, आप कभी किसी के मसले में, बेशक सगा भाई हो, बेशक सगे रिश्ते हो, आप किसी के प्राइवेट मैटर में ना आए। ये एक एडवाइस मेरे वाला साहब ने मुझे दी थी और इस पे मैं अमल कर रहा हूँ, यही मेरी तरफ से आगे है। सुकून है। हाँ, देखें आप बगैर मशवरे के किसी के भी काम में घुसेंगे आप जलील हो जाएंगे, आप रुसवा हो जाएंगे। अब मतलब इसे मिलता जुलता बात है। और मेरी बेगम मुझे एक दफ़ा आके कहती है यार ये साथ वाले घर में ना वो मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है तो काफ़ी ऊंची आवाज़ में, तो आपका तो वो दोस्त है हमसाया, वो दोस्त ही है इस नाम का, तो आप चाहें तो उसको कूल करें। मैं कहा बेगम ये रहने दो, उनका निजी मामला है, उसने मुझे बुलाया थोड़ी है कि आके हमें कूल करा, मैं रहने दो उसको, जो करते हैं उनका निजी मामला। लेकिन खैर वो एक हमारा सामना हमसाया निकला, उसने अपना फर्ज समझा कि इनको जरा ठंडा किया जाए। उसने बेल मारी, बाहर बुलाया, उसने कहा कि जा रहा है जरा
कूल हो जाओ, क्या हो गया? उसने कहा, तुम्हें मैंने बुलाया? तुम्हें किसने कहा कि तुम उठ के मेरे घर आ जाओ? चलो अपने घर चलो। साफ जवाब दे दिया। ठीक है। तो उसी वक्त मैंने फिर देखने का, देखो एग्जाम्पल तुम्हें सामने मिल गई। तुम चाहती थी कि मैं जाता, तो मेरे साथ भी उससे यही करना था, कभी किसी के मामले में ना पड़े। लेकिन यहाँ पे लोग पड़ जाते हैं ना बगैर के, और ये समझते पड़ जाते हैं कि यार दोस्त है, इसको अपनी तरफ से अच्छा मशवरा देना चाहिए। लेकिन जब दोस्त आपसे पूछ ही नहीं रहा, तो आप क्यों मामले बन रहे हैं? ओके सर, अगर आप अपने पास्ट में जा सकते कोई एक चीज सेट करने, तो कौन सी चीज होती है जिसको आप चेंज कर देते? अगर मैं अपने पास में जाके एक चीज सेट कर सकता होता, तो मैं चेंज कर देता अपनी पहली शादी को। हाँ, मैं वो फैसला चेंज कर देता। उसकी वजह, मेरे वजूहत। ख्याल में अगर हम क्वेश्चन, एक ये भी होता है कहानी मोहब्बत की, हाँ। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी बिगिनिंग भी कर दें स्टार्ट, या इसको इसी के साथ रिलेट कर देंगे आपने कि मतलब क्यों आपको अभी होता है कि हम इसको चेंज कर देते हैं वाकई? देखिए, मेरे मेरे अपने ख्याल में मुझे लगता है फ्रैंकली कि दोनों के साथ ज्यादती थी ये फैसला। उसने भी सफर किया, मैंने भी सफर किया, तो वो 10 साल सफरिंग बहुत लंबी सफरिंग होती है। मुझे लगता है कि फैसला नहीं होना चाहिए था, यानी शादी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। और आपके जाहिर है काफी अ, जानने वाले हैं, काफी फॉलोइंग है आपकी, आपके डीएम्स में या व्हाट्सएप पे कोई ऐसा बंदा आ गया हो जिसने पहले तो आपसे कहा हो कि काइंडली बुखारी साहब प्लीज रिप्लाई, उसके बाद अगर आपने रिप्लाई ना किया हो तो फिर गालियों पे उतर आए हो, इस तरह के होते हैं? ये रवैया हमारा, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों का मुतालबा यही होता है कि फौरन जवाब आए। यानी कि अभी मैंने मैसेज किया है, तो अगला फौरी जवाब दे दे उसका। और फिर ये एक सिलसिला आम है कि एक मैसेज आता है अस्सलाम वालेकुम, बस उसके बाद कुछ नहीं। फिर आप कहते हैं वालेकुम सलाम। फिर अगला 2 घंटे बाद कहता है कैसे हैं आप। फिर आप इतनी देर में तंग आ जाते हैं कि भाई जो काम है वो बोल दे यार एक ही मैसेज में। हमारे यहाँ लोगों को ये नहीं पता कि मैनर्स क्या है। आप किसी को engage करना चाह रहे हैं ना, तो आप एक जुमला, एक पूरा पैराग्राफ लिखें, जो आपका मुद्दा है, जो आपका काम है, वो अगले को भेज दें। वो जब सुनेगा या पढ़ेगा, अपनी सहूलियत से आपको जवाब दे देगा। लेकिन ये हरकत ना करो, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, घर में सब खैरियत है, और फिर सवाल जवाब। अच्छा, दूसरा ये कि लोगों को चाहिए मुफ्त, हर चीज़ मुफ्त। मतलब मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम 4 दिनों के लिए हुंडा जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या क्या देखें। यानी मैं उनको ट्रैवल प्लान बना दूँ। अच्छा जी, पहले तो मैं बना देता था, इतना लंबा लिख के भेज देता था, इधर चले गए। हम आ रहे हैं, मैं कहा, यार क्या है, क्योंकि मैसेजेस की तादाद भी तो बढ़ती गई ना। फिर मैं एक सिंपल इस फॉर्म का हल निकाला, और वो बड़ा कारगर है। मैं को कहता था मुझे कॉल कर लें। तो पूछना आपने, कॉल कर लो, मैं डिटेल में बताता हूँ। अब यकीन माने 80% लोग कॉल नहीं करते। नहीं करते, 20% कर भी लेते हैं। 80% लोग कॉल नहीं करते मोबाइल पे कि भाईजान हमें बता दें हम कहाँ जाएं। हमें हर बंदे को मुफ्त चाहिए। यानी इंटरनेट के मीडियम से मैसेज जाए और अगला इतना पर्चा लिख के आपको, वो ड्यूटी है उसकी कि उसने आपको भेजना है, वो भेजे, और नहीं भेजता तो ये रूड है, ये बदतमीज है, ये इस्लाम का जवाब नहीं देता, ये फलां, इस तरह के लेबल सुनने के लिए तैयार हैं। तो सोसाइटी है, ये तो रोज फेस करते हैं। कोई सा क्रेजी फैन मिला आपको? क्रेजी फैन बहुत से हैं, ऐसे ऐसे हैं जो फिर इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, मुझे मिले रहे इंडिया खान से, साउथ पंजाब से, सिंध से। और ये नहीं कि किसी काम के सिलसिले में आए, कोई काम था तो मुझे मिलने आए हैं। वो स्पेशल आई मेरे लिए बता के, ये क्रेजीनेस ही है ना। मैं खुद मैं तो कहता हूँ यार क्या हो गया है? लेकिन ये क्रेजी इनकी मोहब्बत है या क्रेजीनेस है, वट एवर जो भी कह लो, ये बहुत सारे लोग मिले। कभी सर अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल मिला? किस किस्म का फाइनेंशियल, नहीं नहीं, कारोबारी नहीं यहाँ। नहीं, शादी का, मैं आपसे प्यार करती हूँ ऐसा। देखिए, ये जो टीन एज होती है ना, 18 साल से लेकर 25 साल का ये जो एरिया है, ये बड़ा खतरनाक एरिया है। इसमें लोग इंस्पायर होते हैं, किसी के लिखे से, किसी की शायरी से, किसी के किसी भी फन से। तो इंस्पायरेशन को वो समझ लेते हैं अट्रैक्शन, और फिर वो उससे राब्ता भी करते हैं, उसके बारे में मजीद जानना भी चाहते हैं, उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। इस तरह के मैसेजेस तो मुझे बहुत मिलते रहे हैं, और अब भी मिल जाते हैं। जिनका इंटरेस्ट होता है मेरी प्राइवेट लाइफ जानने में, या जिनका इंटरेस्ट होता है मुझ में, उनकी गुफ्तगू से आइडिया हो जाता है। तो ये तो हर किसी के साथ, मेरा ख्याल है जो भी पब्लिक फिगर बन जाता है वो उसके साथ ये रहता है। तो ये इतना मैटर नहीं करता। हाँ, आपका जो लाइफ पार्टनर है अगर वो समझता है इस बात को, तो कोई इशू नहीं। मतलब मेरी बेगम को पता है इसको कॉल्स आ जाती हैं, इसको मैसेज भी आ जाते हैं,
लेकिन उसको ये भी पता है कि ये कितना कुछ जवाब देता है और कितना नहीं देता। लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर कोई शकी मिजाज है और आप इत्तेफाक से सेलिब्रिटी हो तो फिर लाइफ बहुत होती है। ओके सर, इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए आपने, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, यूएन के इतने सारे आपने असाइनमेंट्स किए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे आपको खुद अपने आप पे फख्र हो गया, ये काम हो गया, ये मैंने ये कर दिया? देखिए, मैंने पोलियो का बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट किया हमारे पोलियो वर्कर्स की टीम को। हम्म, और इतना अच्छा डॉक्यूमेंट किया कि बिल गेट्स ने अपने ऑफिस में, अपने हेड ऑफिस में मेरी वो तस्वीर जो है वो अपने ऑफिस में लगाई हुई हैं। उसमें वैसे अचीवमेंट में तो बहुत सारे, लेकिन अगर आपने कहा ना कि जिस पे आपको पकड़ो, हमारे न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है अमेरिका में। वहाँ पे 14 अगस्त इंडिपेंडेंस आई हमारी 2015 में। तो हम्म, पूरी रात जो डिस्प्ले हुआ मेरा काम ही हुआ। मलिहा लोधी साहबा तब वहाँ पे हमारी थी, नून लीग की हुकूमत थी और उन्होंने उस इवेंट का इफ्तिताह किया था। ये भी ऐसा, फिर एग्जीबिशन मुख्तलिफ ममालिक में, तो अचीवमेंट और तो इस एक तरह का प्रोजेक्ट तो जिसको आप कैटेगराइज प्रोजेक्ट करिएगा? प्रोजेक्ट मैं तो समझता हूँ कि पोलियो का प्रोजेक्ट जो है ना, ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसने मुझे बड़ी प्रोजेक्शन दी है। इसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर मुझे बड़ी रिकग्निशन दी है। इसने बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन में, इसने हुकूमत पाकिस्तान में, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी अगर मेरी मुलाकात ही नहीं है, उन्होंने जाना है तो इसी प्रोजेक्ट के थ्रू जाना है। ठीक है सर, और मैं अगर कहूँ कि बुखारी साहब आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, जिंदगी के किस मोड़ पे देखते हैं, करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, या क्या आप इस मुल्क में होंगे? मेरा ख्याल है मैं इसी मुल्क में होऊंगा। मैंने आपको बताया, आप 40 साल की उम्र में जाके क्या जीरो से स्टार्ट करूँ, इतनी हिम्मत ही नहीं रही। फिनेंशियली मैं ये समझता हूँ कि जो दिन आपका इज्जत से गुजर गया है और आप किसी के देनदार नहीं हो, तो आप खुश हो। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, आपका किचन सहूलत से चल रहा है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो फाइनेंशियली 5 साल बाद मुझे यही होता है कि इतने तो हों कि मैं अपने बच्चों को एक बाइज्जत ज़िंदगी दे सकूं, उनको अच्छी स्कूलिंग एजुकेशन दे सकूं। इसके अलावा मेरा कोई गोल नहीं है इस बारे में। हाँ, कैरियर ग्रोथ के बारे में मुझे ये है कि अब यूएन से बेहतर कोई और जॉब मिले, अगर मिले तो मैं वहाँ पे जाऊँ। ठीक, एंड की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ पॉलिटिशियंस के नाम दूंगा, आप इनके बारे में क्या राय है? कप्तान इमरान खान, हाँ, इमरान खान जज्बाती इंसान है, इमोशनल है। नवाज शरीफ, नाशिर धीमे मिजाज का इंसान है, लेकिन ब्लंडर है। आसिफ जरदारी, आसिफ ज़रदारी अच्छा प्लेयर है, अच्छा सियासतदान, बिलावल, शातिर है। बिलावल, बिलावल इंटर में है, रनिंग फेज में है, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर होगा वक्त के साथ। और मरीम नवाज आएगा। अरे नवाज साहब प्रिंसेस, पापा की प्रिंसेस। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी ऐसा बंदा जिसने मुझे बड़ा हैरान किया है, क्योंकि मैं समझता था कि फवाद चौधरी सियासत का वो आलू है जो हर सब्जी से फिट हो जाता है। पार्टियां बदलते 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 पीटीए में, मुझे ये था कि पीटीए पे सख्त वक्त आया, ये निकलेगा, लेकिन उसने मुझे हैरान कर दिया, टिका हुआ है। शेख रशीद। शेख रशीद तो वो हमारे कॉलेज की तंजीमों में ना कई लोग होते थे हमें रोला शोला डालने के लिए। वो पहले से ही बात लगा देते थे, वो एक फलाने आगे ने नाच जाओ। तो वो इसी तरह का बंदा है, वो नॉन सीरियस बंदा। मैंने तो कभी शेख रशीद को सीरियस नहीं लिया। अच्छा, मौलाना फजल रहमान, फजलुर रहमान साहब मजहब कार्ड, पहला ख्याल ही मजहब के ऊपर सियासत बेस्ड है उनके साथ। ताजुल हक साहब। सराजुल हक शरीफ बंदा है, लेकिन सियासत में शराफत चलती नहीं। और सर, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे कहूँगा, और आपको सवालात के अलावा ये इनिशिएटिव कैसा लगा? नहीं, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा आपका। आपने उन लोगों को रिकॉर्ड करना शुरू किया जिनकी लाइफ स्ट्रगलिंग थी, जो कहीं जाके अब सेटल भी हो गए और अपने अपने शोबे में नामवर भी हो गए। अच्छा इनिशिएटिव है। उन लोगों को सामने आना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए। हमारे यहाँ लोग किसी की गाड़ी, बंगले और लाइफस्टाइल से जज कर लेते हैं कि यार अमीर है, इन्हें पता दुख, ये तो चिल है। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी उसकी स्ट्रगलिंग होती है और जो उसने रगड़ा खाया होता है, वो लोगों के सामने नहीं होता। तो जब आप ऐसे लोगों से पूछते हैं, वो अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं, फिर लोग सुन के शॉक हो जाते हैं कि यार नहीं, ये तो बड़े अप डाउन थे कि यहाँ तक पहुँचे। अच्छा इनिशिएटिव है। सवालात अच्छे हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, मैं आदी हूँ इस बारे में, इंटरव्यूज के बारे में। लेकिन जो डिटेल से और जिस तरह से सवाल पूछे हैं ना, मेरी पर्सनल लाइफ से लेके कैरियर लाइफ तक, अच्छे सवाल है। अच्छा, और आप हमें क्या एडवाइस देंगे? आप लगे रहें,
एक टाइम आता है कि इंसान अगर किसी भी चीज़ को यकसुई से परसू करता रहता है ना, वो उसकी पहचान बन जाती है। और जब वो आपकी पहचान बन जाती है, तो आपका ब्रांड बन जाता है, फिर आप कामयाब भी होते हैं, फिर आपको शोहरत भी मिल जाती है, दौलत भी मिल जाती है। शोहरत का पैकेज है दौलत, अगर आपको शोहरत मिल रही है ना, तो दौलत आपको इतनी को तो मिल जाएगी कि आप आसूदा हो। ओके, एंड में आपका तो एक तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और एक रिक्वेस्ट